Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and we are dealing with motion of system of particles and rigid bodies. And our today's topic is relation between angular momentum L and moment of inertia I. आज हमने रिलेशन निकालनी है क्या L और I के बीच में क्या रिलेशन है. Consider a rigid body consisting of n particles of masses m1, m2, so on m, and located at distances r1, r2, so on rn from the axis of rotation. ठीक है, हमारे पास आज n particles है एक rigid body में जिनके masses m1, m2, so on m, n. एक particle किसी का particle का mass कम है, किसी का ज्यादा है, इसलिए हम लिखते हैं m1, m2, mn. और दूसरा जो r1 हम देखते हैं, इसका मतलब कोई पार्टिकल जो एक्स ऑफ रोटेशन है उससे दूर है, कोई इसके नजदीक है, इसीलिए हम लिखते हैं r1, r2, rn. अगर सब पार्टिकल्स का मास एक जैसा होता तो हम लिखते हैं सब का पार्टिकल का मास लिखते थे हम m, और सब की डिस्टेंस लिखते थे क्या r. लेकिन यहाँ पे हमने लिया है कि जो पार्टिकल्स है उनका किसी का मास ज्यादा है, किसी का कम है. When the body rotates under the effect of torque, the angular velocity omega of all the particles is same. कल मैंने बोला था angular acceleration is same. तो जब angular जो ये angular जो भी चीज होता है rotation में वो constant होता है. जिस तरह angular displacement जो वो सारे particles का same होता है. Angular velocity भी same होती है, angular acceleration भी same होती है. ठीक है, वो मैंने आपको कल भी बताया था. जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे फिर से समझाता हूँ कि अगर ये एक्स ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल कोई पार्टिकल यहाँ पे बैठा है, इसकी डिस्टेंस तो आप देखिए एक्स ऑफ रोटेशन से r1 होगी. ठीक है, ये पार्टिकल m1 हो गया, इसका मास m1 है. तो कोई पार्टिकल इस से यहाँ पे दूर होगा यहाँ पे, तो उसको हम लिखते हैं r2. इसका मास लिखते हैं हम m. इसी तरह इसमें n पार्टिकल सारे हम नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब हो गया जो कोई पार्टिकल एक्स ऑफ रोटेशन से दूर है, कोई नजदीक है. तो फिर मैंने आपको बताया था, देखिए अगर इस तरह से भी कोई पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे बैठा है, इसकी डिस्टेंस हो गई r1, और ये हो गया पार्टिकल जिसकी डिस्टेंस है r2, ये m2 है सपोज. चलिए m1 है. अगर आप ये रोटेट करेंगे, आप यहाँ पे देखना, ये आप यहाँ पे पहुंच गए, ये पहुंच गया m2 यहाँ पे, तो ये पहुंच गया m1 यहाँ पे. जो यहाँ पे ये एंगल बनाते हैं यहाँ पे थीटा, m1 जितना एंगल बनाता है यहाँ पे इतना ही m2 भी बनाता है एंगल. ठीक है, जो थीटा है वो सेम है, m2 भी इतना ही एंगल बनाता है. अगरचे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है, ये s है, इसका ये इसका s है, लेकिन s बराबर नहीं होगा. लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एंगल कितना बनाता है यहाँ पे एक्स रोटेशन के बाद. ये जो थी ये एक्स रोटेशन थी. ठीक है, यहाँ पे जो एंगल दोनों पार्टिकल्स ने बनाया वो सेम बनाया है, इसलिए हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेम. जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा भी सेम होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगी. लेकिन जब हमने एल और आई के बीच में रिलेशन निकाल दिए, तब हम बोलते हैं एंगुलर दिस एंगुलर वेलोसिटी इज सेम. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज सेम. ठीक है, लेट v1 जो जिस तरह मैंने बोला जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो सेम नहीं है. जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है तो लीनियर वेलोसिटी भी सेम नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखा है लेट v1, v2 and vn be the linear velocities of the particles of masses m1, m2, so on m respectively. जो m1 की लीनियर वेलोसिटी है वो v1 है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा होगी. m2 की जो लीनियर वेलोसिटी है वो v2 है, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी भी ओमेगा ही होगी. जो mn है उसकी लीनियर वेलोसिटी vn होगी, और एंगुलर वेलोसिटी उसकी भी ओमेगा ही होगी. ओमेगा सेम होगी सबकी. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है
देन यूजिंग द रिलेशन हमें पता है द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा, जिस तरह मैंने बोला था लीनियर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू r थीटा, और ठीक r थीटा, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन उनके साथ r लगाना है, r से मल्टीप्लाई करना है, हमें फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन हासिल होगी। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखना। तो अब हमारे पास जो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू r ओमेगा, सो वी गेट v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ओमेगा सबका सेम है। v2 will be equal to r2 omega, so on vn, so on vn will be equal to rn omega. Now अब जो angular momentum, let L1 L2 so on Ln be the angular momentum of the particles of masses m1 m2 so on mn। ठीक है, m1 का जो angular momentum वो मैंने L1 रखा है, m2 का मैंने L2 रखा है, so on mn का मैंने angular momentum Ln रखा है। then total angular momentum L will be the sum of the individual angular momentum. So L will be equal to L1 plus L2 plus so on Ln। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे L1 का वैल्यू हमें पता है, हमारे पास एक रिलेशन है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ठीक है, but the angle between R and P that is theta, and that theta is equal to 90 degree, so the sin 90 is equal to 1। ठीक है, एक्चुअली जो यहाँ पे मैंने L लिखा L इज इक्वल टू, एक्चुअली ये है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ठीक है, by definition of angular momentum L is equal to R cross P। तो फिर ये बन जाता है R P sin थीटा, R P sin थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 90। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर मुझे बनाना पड़ेगा ये, ठीक है, दिस इज R, जो रेडियस होता है, ठीक है, और जो P है यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये दिस इज V, जिस डायरेक्शन में V होते हैं लीनियर वेलोसिटी होते हैं उसी डायरेक्शन में P भी होता है। ठीक है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू, आपको पता है, m इंटू V, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, जो पार्टिकल यहाँ पे था ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है, ठीक है, इसका मास m है, तो ये अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये इस v की डायरेक्शन में जाएगा, ये सर्कुलर पाथ में तो है, लेकिन अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये v की डायरेक्शन में जाएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v। तो जिस डायरेक्शन में v है उसी डायरेक्शन में p भी होता है, क्योंकि p इज इक्वल टू m इंटू v। अगर आपको वेक्टर के बारे में जो मैंने पढ़ाया था, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, यहाँ पे हम वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, मास जो है वो स्केलर है, जब वेक्टर v को हम मास स्केलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें जो हासिल होगा वो वेक्टर होगा, इसलिए v को जब मैंने मल्टीप्लाई किया m से तो जो मुझे हासिल हो गया वो p हो गया, p का मतलब हो गया लीनियर मोमेंटम। तो p की डायरेक्शन होगी जो v की डायरेक्शन होगी, p की डायरेक्शन होगी जो v की डायरेक्शन होगी। अगर आप वेक्टर के बारे में जो मैंने पढ़ाया था उसको, when a vector is multiplied by a scalar we get a vector and that vector is in the direction of a given vector, वो भी उसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनता है बिटवीन p एंड r, दैट इज, यहाँ पे देखिए आप, ये 90 है, कितना है, 90 है, सो sin 90 is equal to 1, this is 90। ठीक है, so angle theta here it is 90, angle between r and p, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है sin 90 is किसके बराबर होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है L इज इक्वल टू आर पी, यहाँ पे मैंने लिखा है L इज इक्वल टू आर पी। ठीक है, तो अब L1 का वैल्यू क्या निकलेगा, जब जब हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू आर पी, सो L1 विल बी इक्वल टू R1 P1, so L2 will be equal to R2 P2 and Ln will be equal to Rn Pn। ठीक है, तो अब P किसके बराबर होता है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू m इंटू v, मैंने अभी बोला है, सो P1 विल बी इक्वल टू m1 v1, P1 will be equal to m1 v1, P2 will be equal to m2 v2 and Pn will be equal to mn vn। ठीक है,
तो अब V1 किसके बराबर है? जो अभी ऊपर आपने हमने लिखा है V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा। तो अब V1 का वैल्यू मैंने दिया, यहाँ पे देखिए V1 का वैल्यू मैंने दिया है R1 ओमेगा, ठीक है। V2 का वैल्यू मैंने दिया है R2 ओमेगा एंड Vn का वैल्यू मैंने दिया है Rn ओमेगा, ठीक है। अब ये R1 और R1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये R1 स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह R2 और R2 को मल्टीप्लाई किया R2 स्क्वायर बन जाएगा। Rn और Rn को मल्टीप्लाई किया तो Rn स्क्वायर बन जाएगा। सो वी विल गेट L इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। M2 R2 स्क्वायर ओमेगा एंड Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा को मैंने कॉमन निकाला है, सब में ओमेगा है तो उसको मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है। सो वी गेट M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो अब ये कल भी मैंने बताया था आपको, जिसको समेशन में लिखा है, इट बिकम्स समेशन ओवर Mi Ri स्क्वायर, Mi Ri स्क्वायर M1 और 1 के बदले आपको I लिखना है या 2, ठीक है। where I starts from 1 to n, the value of I is from 1 to n। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 है वैल्यू और लास्ट में इसका वैल्यू n है I का, ठीक है। ये Rn Ri तो Rn, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया I का वैल्यू is from 1 to n, that is why I have written summation over Mi Ri square with the limits from I is equal to 1 to I is equal to n। तो हमें ये पता है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये समेशन और I is equal to 1 to n Mi Ri square क्या होता है? That is the total moment of inertia of the rigid body, so that is I omega, ठीक है। L is equal to I omega, L is equal to I omega। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, L is angular momentum। अब P, what is P? P is linear momentum। P किसके बराबर होता है? आपको पता है P is equal to M into, हाँ बोलो, M into V, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, L is angular momentum, L is and P is linear momentum। जो लीनियर मोशन में मास का काम होता है ये M है यहाँ पे, वो एंगुलर मोमेंटम में मैंने आपको बहुत बार बार बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम होता है, ठीक है। और जो रोल वेलोसिटी पर, जो वहां पे हमें पता है लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होती है और एंगुलर रोटेशन में, एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो अगर आप ये याद रखें, जहां पर भी आपको लीनियर मोशन में मास आएगा, रोटेशनल मोशन में आपको वहां पे यूज करना है आई, और जहां पे लीनियर वेलोसिटी आएगी वहां पे आपको एंगुलर वेलोसिटी यूज करनी है, ठीक है। फिर से मैं आपको एक और बताता हूँ, कल हमने एक रिलेशन निकाला, हमारे पास पता है एफ इज इक्वल, जो फोर्स है लीनियर मोशन में, जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? आपको पता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन। अब रोटेशनल मोशन में फोर्स के बदले कौन करता है फोर्स का काम? वहां पे करता है टॉर्क, टाउ। ये मैंने आपको बार बार बोला है, टाउ। अब लीनियर में जो मास का रोल करता है रोटेशनल मोशन में, वो आई करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगी तो अल्फा। ये रिलेशन हमने कल निकाली है। अगर आप कल का देखोगे, हमने कल आपको बताया था टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क टाउ, दैट इज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एल एंड टाउ? तो जो पी और, याद रखना, जो एल के बदले की लीनियर मोशन में क्या होता है? लीनियर एल एंगुलर मोमेंटम है तो लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, सो एल के बदले पी है वहां पे, टाउ के बदले एफ है। सो द रिलेशन बिटवीन एल एंड टाउ विल बी इन रोटेशन मोशन विल बी द रिलेशन बिटवीन पी एंड एफ इन लीनियर मोशन। और आपको पता है, अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता है द रिलेशन बिटवीन पी एंड एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो यहाँ पे हमें निकलेगा टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी, ये देखना वही निकलेगा, अभी मैंने नहीं देखा तो इंशाल्लाह वही निकलेगा। Now we know that the z component of torque is given by tau z is equal to xfy minus yfz। अगर आप ऊपर देखोगे, जब हमने tau निकाला था, tau is equal to tau x plus tau y plus tau z, where tau z was equal to xfy minus yx, ठीक है। tau x अगर हम लोगे, तो जब tau x लोगे तो वहां पे yfz आएगा माइनस zf
वाई आएगा। इसी तरह क्यों आप देखिए यहाँ पे टाउ के साथ जेड है, ठीक है, फिर एफ के साथ वाई है, ठीक है, एक एफ के साथ वाई है, दूसरे एफ के साथ एक्स है। राइट साइड में कहीं भी जेड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई है। अगर आप एक्स लिखोगे लेफ्ट साइड में टाउ के साथ, ये टाउ एक्स लिखोगे तो यहाँ पे राइट साइड में सिर्फ आपको जेड और वाई लिखना है। अगर आप वाई लिखोगे जेड के साथ, ये टाउ जेड लिखोगे तो फिर आपको राइट साइड में एक्स और जेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें पता है द जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय टाउ जेड इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। आप ऊपर देखना पिछले लेक्चर में, वहां पे हमने ये निकाला है। So tau z is equal to x f y minus y f x. This implies tau z is equal to x. अब हमें पता है f the relation between linear momentum p and force f by Newton's second law of motion is given by f is equal to dp by dt. तो जब अगर f के साथ y है फिर हमें यहाँ पर p के साथ भी y लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अब f के बदले क्या लिखा है, dpy by dt। एक्चुअली क्या है आपको पता है, एक्चुअली हमें पता है F is equal by Newton's second law of motion. F is equal to dp by dt, dp by dt। ये दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो आपने 9th में भी पढ़ा है और 11th में मैंने पढ़ा हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ एफ वाई, अब मैं आई हैव रिटन dpy by dt। इसी तरह fx के बदले क्या लिखेंगे, dpx by dt, ठीक है। अब p किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सो इट विल बी mv y, ये y है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये y है, ये y है और यहाँ पे ये x है, ठीक है। जहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा, ये ठीक करना। अब हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है आपको पता है क्या फार्मूला है, यू वी, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ यू वी। ये मैंने आपको उसमें पढ़ा है पहले चैप्टर में। जब हम u और v का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आता है इसका u डी बाई डी टी ऑफ v, डी बाई डी टी ऑफ प्लस v डी बाई डी टी ऑफ u, डी बाई डी टी ऑफ, ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। अब u के बदले है यहाँ पे m, ठीक है, और यहाँ v के बदले है वी वाई। अब m जो है वो कांस्टेंट है, हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, इसलिए जब कांस्टेंट होगा तो उसको पहले बाहर ही निकालते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये x, ठीक है, ये x मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जो ये m है ये कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाला है। अब अंदर जब जो रह गया वो रह गया डी वी वाई बाई डी टी। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने ये m जो है वो बाहर निकाला यहाँ पे, ठीक है, और y जो भी यहाँ पे था वो मैंने उधर ही रखा है बाहर ही। तो ये बन जाएगा माइनस एम वाई डी वी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे तो ठीक है, ऊपर ही गलत हो गया था, वहाँ पे उसको ठीक करना। इसका मतलब हो गया टाउ जेड विल बी इक्वल टू एम, एम जो है वो मैंने दोनों से बाहर निकाला है, एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हम डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू, ये हो गया पहले यू वी, सो इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई वी एक्स, ठीक है। फिर इसका फार्मूला मैंने लगाया, इसको एक स्टेप मैंने कम किया है, वो आप खुद करना। आप चाहो तो पहले यहाँ पे जिस तरह मैंने ये ऊपर लिखा है, ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे इसको लिखना, u के बदले आप x लिखना और v के बदले वी वाई लिखना। जहाँ पे u आएगा तो ये बन जाएगा, पहले पहले हमें ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ यू एक्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई वी एक्स। सो दैट विल बी एक्स, ये फार्मूला, ये जो है ये फार्मूला मैंने फिर यहाँ पे यूज किया यहाँ पे,
ठीक है। यू के बदले क्या लिखना है, यू के बदले मुझे यहाँ पे एक्स है और वी के बदले वी ही है, वी वाई है। सो एक्स डी बाई डी टी ऑफ वी वाई प्लस वी वाई डी बाई डी टी ऑफ एक्स। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में ये है तो फिर मैंने यहाँ पे माइनस डाला है, ठीक है। अब ये भी यू वी फार्मूला बनता है, ये दूसरा वाला। अब यू के बदले यहाँ पे है y और v के बदले वी एक्स है। सो इट विल बी y डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स प्लस वी एक्स डी बाई डी टी ऑफ y। सो इट विल बी एक्स डी बाई डी टी ऑफ वी वाई प्लस वी वाई के बदले मैंने वी वाई लिखा है। और डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होता है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ये याद रखना, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। हमें पता है ये, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हम एस से लिखते हैं, सो इट विल बी डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी इज वेलोसिटी। अब चूंकि यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है इसलिए मैंने उसको लिखा है वी एक्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वाई डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स प्लस वी एक्स और डी बाई डी टी ऑफ वाई हो गया वी वाई। तो ये बन जाता है डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी टी ऑफ वी वाई प्लस वी वाई वी एक्स। फिर मैंने उसको ब्रैकेट खोला है, ठीक है, माइनस वाई डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स माइनस वी एक्स वी वाई। यहाँ पे वी एक्स ये जो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच जाएगा एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, और एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई, ये जो मैंने ये राइट साइड का था इसको मैंने लेफ्ट साइड में लिया है, और जो लेफ्ट साइड में था उसको मैंने राइट साइड में लेकर इसको मैंने डिनोट किया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो टाउ जेड विल बी इक्वल टू, क्योंकि वहाँ पे हमें था टाउ जेड इज इक्वल टू एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, वो मुझे बराबर निकला है एम डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू जो इक्वेशन 1 में हमें ये वैल्यू था, तो इक्वेशन, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे अब इस वैल्यू का वैल्यू ये दिया है डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ठीक है। सो इट बिकम डी बाई डी टी ऑफ एक्स। अब m जो है उसको मैंने अंदर लिया है, इस m को इसको वी वाई के साथ मल्टीप्लाई किया और वी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो फिर क्या निकला, ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स एम वी वाई माइनस वाई एम वी एक्स। अब एम वी वाई किसके बराबर होगा, पी वाई, सो इट विल बी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। और दैट विल बी इक्वल टू टाउ जेड विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल जेड, क्योंकि ये एल जेड दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंट जो हमने ऊपर निकाला है, द रिलेशन बिटवीन एल एंड पी, ऊपर आपने देखा होगा, ठीक है। सिमिलरली tau y will be equal to d by dt of lx, tau x will be equal to d by dt of lx and tau y will be equal to d by dt of ly, ठीक है। now total torque will be equal, tau will be equal to tau x plus tau y plus tau z, that will be tau will be equal to d by dt of lx plus d by dt of ly plus d by dt of lz, ठीक है। so d by dt मैंने कॉमन निकाला है, d by dt of tau will be equal to d by dt of lx plus ly plus lz, ठीक है। so lx plus ly plus lz is the total angular momentum that is equal to l, so tau will be equal to dl by dt। ये मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि जब हमें f निकलता है बराबर किसके बराबर, f में निकलता है बराबर dp by dt, dp by dt। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब ये अपने नोटबुक पे लिखना। थैंक यू।